आप जीवन में केवल अपने प्रति उत्तरदायी हो जाइए, बस जीवन में आप अपने लिए उत्तरदायी हो जाइए, अपने आप को खुद जज करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बड़े जज अपने आप के हम खुद होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या जीवन में कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो हम जानते हैं। किसी भी गलत काम को करने में हमारा मन एक बार बोलता है बेटा ये गलत है, फिर हम लोग कर क्यों जाते हैं? क्योंकि फिर हमें ये लगता है वो हमसे ज़्यादा गलत कर रहा है, यार ये तो उतना गलत नहीं है, चल सकता है, गलत है लेकिन ये सब जानते हैं। तो अपने आप के अगर जज आप खुद बन जाएंगे, अपने नंबर खुद काउंट करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, अपना टाइम पीरियड लगाइए, सोल्यूशन आपके सामने है, तुरंत सोल्यूशन देखिए, चेक करिए, जो गलत हुआ उसको प्रैक्टिस करिए, अपने आप को बिल्कुल मॉरल तेज करके सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। कोई आपको देखने नहीं आ रहा, आप जिस दिन आप अपने आप को खुद देखने लगेंगे उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अच्छी क्लास को, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं तुरंत जल्दी, बहुत टाइम ना बर्बाद करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? के टुकड़े चुंबकत्व बनाए रखते हैं। के टुकड़े कौन से ऐसे टुकड़े जो मैग्नेटिज्म मेंटेन करते हैं? मतलब मैग्नेटिज्म मेंटेन करने के लिए हमें कौन से टुकड़े चाहिए? मैग्नेटिज्म मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर ही मैग्नेट के गुण, क्योंकि इसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी होता है। अब आप कहोगे कि ये क्या है? सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा लेना है, ठीक है ना। बस इसको और इस तरीके भी कर सकते थे। अगर हम कहें हम आयरन ले रहे हैं तो आयरन कोबाल्ट के लिए तीनों फेरोमैग्नेटिक है, तीनों एक ही जैसे, मतलब जहाँ कहीं आयरन पार्ट करेगा वहाँ निकिल भी करेगा, वहाँ कोबाल्ट भी करेगा, सब एक जैसे। तो हमारा कुछ अलग ऑप्शन क्या है? डी। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर, फर्स्ट का डी नंबर। ओके, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन इजीली होता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी वाले में सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों होता है? जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर आप जल का इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा? पहली बात ध्यान दो, अगर आप जल का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो जल का इस्तेमाल करने में क्या होगा? यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है, ये सही है, इसका ए नंबर आंसर है। इलेक्ट्रोकंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोकंडक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, मॉलिक्यूल के कारण बढ़ सकती है, इट में कॉजेज इलेक्ट्रोकंडक्शन, इसका ए नंबर आंसर सही है, ठीक है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर जल अपघटन का कारण भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस भी तो हो सकता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या होगा कि NaCl पानी होना चाहिए, Na नमक घुला जड़ होना चाहिए, और बाद में आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। पानी में इलेक्ट्रिसिटी में पानी डालने से कभी नहीं होगा, समझ में आ रही बात? पानी में इलेक्ट्रिसिटी हो तब, ये ए नंबर इसका सही है, सेकंड का ए। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो हमको कंफ्यूज कराएंगे, आंसर को गलत करा देंगे, तो इसका सेकंड का ए नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। नोट करते रहिए, अच्छे से नोट करिए, सेकंड का ए, इट मे कॉज इलेक्ट्रोकंडक्शन। इलेक्ट्रोकंडक्शन कह रहे, इलेक्ट्रोक्यूशन माने कंडक्शन, मुंह से निकल, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब विद्युत आघात, विद्युत से आप जल सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? वह पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होती है, वो पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होती है, कौन सा होगा बताइए? अब ठोस अवस्था में, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो सबसे बड़ी बात, हीरे में होती नहीं है, ये नॉन मेटल में विद्युत प्रवाहित होती नहीं, आयोडीन में भी। और अब ये सॉलिड फॉर्म कौन सा है? ग्रेफाइट। पहली बात तो ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, भी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि तो आगे न्यूमेरिकल भी है बेटा, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट रखते हैं, नहीं क्वेश्चन छूट जाएंगे। नेक्स्ट
गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर में बदल जाता है? गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत चाहिए, मतलब हमको वोल्ट मीटर के लिए हाई रेजिस्टेंस बनाना है। वोल्ट मीटर के लिए हमको हाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो हाई रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेगा? पहली बात तो जब सीरीज में देखो, हाई करने के लिए अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो तो क्रम कौन सा? जो भी तार, इसमें हमने प्लस, मानो इसमें हमने कोई तार जोड़ा, तार जोड़ करके वोल्ट मीटर बन रहा है, तो वो तार कैसा हो? पहली बात तो वो तार सीरीज में जुड़े, वही रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, और सीरीज में जुड़े और हाई हो, हाई रेजिस्टेंस का सीरीज में जुड़े, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने से, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो वोल्ट मीटर बन जाता है। उच्च प्रतिरोध श्रृंखला क्रम में, उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, सी नंबर आंसर, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। और यही अगर आपको अमीटर पूछता तो समांतर क्रम में निम्न, अगर आपको इसमें ये तब होगा जब अमीटर बनाने के लिए आपका यह वाला आंसर होता, और यह वाला आंसर है वोल्ट मीटर के लिए, याद कर लो। दो क्वेश्चन है, कभी अमीटर के लिए आया तो याद रखना क्या टिक करना है। दो क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व करा दिए, तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर तो सी नंबर है, ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? वह उपकरण जिससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, वह उपकरण जिससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है कि देखिए एक बात और बनाएं, अगर हम आपको कमेंट देते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन होता है, टाइम वेस्ट होता है। आज हम जल्दी करेंगे, इससे आपका भी टाइम बचेगा, आपका भी डाटा बचेगा और हमारा भी काम जल्दी होगा, और आप लोग अपने जज अब खुद बनेंगे। 5 वाले में मैंने देखा कि लेकिन अगर अब आपको अपना जज खुद बनना है और हमें किसी को नहीं दिखाना है। आपने देखा होगा बहुत से लड़के ओवर स्मार्ट होते हैं, क्लास में बहुत आंसर देते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो कोने कतरे में बैठे होते हैं, पूरी क्लास में 500 की भीड़ में पता चला कोने में घुस के बैठे हैं, आज तक अभी उसने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो अपने आप को जज करता रहा और सिलेक्शन उसका हो गया। कभी कभी आपने ऐसा देखा हो, आपको लगता भाई इसका सिलेक्शन हो गया, तो कहीं दिखता ही नहीं था, या हम लोग को भी लगता था यार ये तो कहीं हमें नहीं दिखा। कुछ लड़के आगे बैठ करके बहुत आंसर देते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? उनको लगता हमारे बहुत आंसर आ रहे हैं। क्लास में आंसर आना अलग होता है और पेपर सेलेक्ट करना अलग होता है। तो आपको केवल अपने आप को दिखाना है। आपका आंसर सही हुआ, आपने 20 में से आपने पहली बात, वो लड़का पास हो जाएगा। 2 टारगेट रखने। टारगेट 1 हम आपको बता दें, आज टारगेट 1 ये होता है एसटी के, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एसटी के लिए। टारगेट 1 कि हम 20 मिनट में 25 क्वेश्चन पूरे रीड कर लें। रीड माने समझ लो ना, एक भी विदाउट जंप हमें केवल रीड करना है। 1 बाय 1 क्वेश्चन स्क्रीन में आता जाएगा। ये ऑनलाइन प्रैक्टिस है। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन को रीड विदाउट जंप करना है, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रीड करते हुए ही हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले 20 मिनट में, या 25 मिनट का पेपर है तो आपको केवल 15 मिनट कर सकते हो। अब हम इसको 20 मिनट नहीं, हम इसको करेंगे 10 मिनट में। 10 मिनट में रीड विदाउट जंप। 10 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन रीड करिए, और रीड करने वाले क्वेश्चन कर लीजिए। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरीके के होंगे। तो आप 10 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी कभी ये 10 क्वेश्चन तक हो जाता है। अब अगले 10 मिनट में आपको जो न्यूमेरिकल हो, उनके जो 2 ट्राई करने हो वो ट्राई करने। न्यूमेरिकल ईजी वाले जो आप ट्राई कर सकते हो वो लगा लो, बस कभी फेल नहीं होगा। लेकिन आपको मतलब बहुत स्पीड में क्वेश्चन जरूर पढ़ने, छूटना नहीं चाहिए कोई। चलिए आगे देखिए। गर्म हवा का गुब्बारा के आविष्कारक कौन थे? ये आप लोग नहीं कर पाए होंगे, बहुत रेयर है कि लोग कर पाए होंगे। तो ये जो हम आपको कुछ हम इन्वेंटर देते जा रहे हैं, उनको याद रखिएगा। मॉड गोल्फियर ब्रदर्स, सबके पास PDF आ चुकी है, उसमें देख सकते हैं। इसका आंसर याद कर लो। ठीक है, हम लोग भी याद किए हुए हैं, ठीक है ना, आपको भी याद करना है। मैक्सिमम आप थोड़े से ये हम इसलिए रख रहे हैं, एसटी में इसलिए रखते हैं कि आप लोग इन्वेंटर्स याद कर लो। साइंस में एक इन्वर्टर्स वगैरह आविष्कारक भी अब बहुत पूछा जाता है, तो एक आविष्कारक तो कम से कम याद कर ही लो सारे, क्योंकि वैसे तो कुछ हमारी स्टडी में हमारे फैमिलियर है, बैरोमीटर ये सब हम बता ही देते हैं। कुछ अलग से भी याद हो जाए तो ज़्यादा सही है। गर्म हवा का गुब्बारा जो था वो मॉन्ट गोल्फियर ब्रदर्स ने दिया था। देखिए राइट ब्रदर्स अलग थे, राइट ब्रदर्स में एरोप्लेन के आविष्कारक थे, तो यहाँ पे मॉन्ट गोल्फियर ब्रदर्स थे जिन्होंने गर्म हवा का गुब्बारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि बैरोमीटर का पठन बिंदु अचानक से गिर जाए।
अगर बैरोमीटर का पठन बिंदु अचानक से गिर जाता है, डिप्स रीडिंग डिप्स, डिप माने डिप करना माने गिरना, कहते ड्रिप लगा दो मतलब गिरने लगे, ठीक है। तो ड्रिप माने गिरना, अगर अचानक गिरना, हमने आपको अचानक गिरना, हमारे YouTube वीडियो, जो लोग आप अच्छे से पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे सारे YouTube वीडियो देख डालिए एक बार। टॉप 20 सीरीज में हमने आपको मौसम की भविष्यवाणी से रिलेटेड बताया था। टॉप 20 सीरीज के क्वेश्चन में मौसम की भविष्यवाणी वाला क्वेश्चन है। मौसम की भविष्यवाणी का एक पूरा कॉन्सेप्ट बताया हमने, ठीक है। मौसम की भविष्यवाणी जो प्रेशर चैप्टर है उसी में ये है, प्रेशर पार्ट 2 में मौसम की भविष्यवाणी है, पूरा एक जैसा हमने लिखवाया था, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, अचानक गिरना, पारे के तल का अचानक गिरना, तूफान आना, पारे के तल का अचानक गिरना मतलब तूफान आना, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब पारे के तल का अचानक गिरना मतलब तूफान आना होता है, आंसर लिख लो, ठीक है। आंधी तूफान, और धीरे धीरे गिरना मतलब बारिश, धीरे धीरे गिरना मतलब बारिश, अचानक गिरना आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरने मतलब बारिश आएगी, बारिश संभावना होगी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, एक बम, यह वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले वाले में हमने एक बार डिस्कस किया भी था। एक बम बड़ी मात्रा में छोटे टुकड़े, एक बम विस्फोटित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब इसका जो टोटल मोमेंटम होगा 0 होगा, क्योंकि अभी इसमें कोई मोशन नहीं थी, m तो था लेकिन v 0 था। अब टुकड़े, अब इसका कुल संवेग अगर सबको जोड़ा जाए तो कुल संवेग जो है वो पहले के बराबर आना चाहिए। तो टोटल मोमेंटम अगर हम देखें तो इसका टोटल मोमेंटम सबको ऐड करने के बाद टोटल मोमेंटम जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ओके, इसी को संवेग संरक्षण बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला जाता है। कि फूटने के पहले संवेग बराबर फटने के बाद संवेग, फटने के पहले संवेग बराबर फटने के बाद संवेग, सभी छोटे टुकड़ों का संवेग 0 होगा, ए नंबर। ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है, कुछ क्वेश्चन हम रिपीट भी कर रहे हैं पहले के एसटीओ से, कि अगर एक बार आप पढ़ चुके हैं, अगर आप वो आंसर बिना पढ़े तुरंत दे सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हम वो क्वेश्चन हमारे माइंड में सेट हो जाता है एज एसटी के फॉर्म में जरूर। जैसे कि अगर आपको लग रहा हो कि अब हम गर्म हवा का गुब्बारा वाला आंसर याद करें कि नहीं, वो याद हो गया है, पता चले या ना चले, आपके दिमाग में वो आंसर याद हो गया है। जब कभी हम उसको रिपीट करा देंगे क्वेश्चन को कभी और आपने सही दे लिया, मतलब आपको रिवाइंड हो गया, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी इकाई ध्वनि की प्रबलता की कथित इकाई है? अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत से लोग हमको कहेंगे कि सर जी आप गलत बता रहे हो। तो कथित इकाई मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता की कथित इकाई बतानी है। ध्वनि की प्रबलता की कथित इकाई, कथित इकाई का क्या मतलब है जरा ध्यान दो। जब हम आज से करें कथित इकाई, द फॉलोइंग यूनिट ऑफ परसीव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। परसीव्ड माने होता है जो हमारे कानों में महसूस होती, परसीव्ड, परसीव्ड मतलब कानों पर इफेक्ट, कानों पर प्रभाव। तो एज जो परसीव्ड होती है, परसीव्ड, अगर परसीव्ड लिखा है, परसीव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड, परसीव्ड लिखने का मतलब समझ लो। वैसे भी आप सर्च करोगे लाउडनेस ऑफ साउंड हमेशा डेसिबल देगा, अधिकतर इसके मात्रक डेसिबल ही होता है। और आपको भी हम बता दें, आप आ जाओगे लूसेंट में लाउडनेस ऑफ साउंड फोन दिया है, फोन दिया है, लेकिन ये बस लूसेंट में ही दिया है, बाकी कहीं पर भी आप लाउडनेस ऑफ साउंड की सर्च करोगे हमेशा डेसिबल ही आंसर दिखा मिलेगा। अब फोन बहुत रेयर है कि प्रबलता, दोनों में अंतर जब आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अब इसका आंसर इंटेंसिटी करके आ जाता है, तब भी यही होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी डेसिबल होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी डेसिबल होता है, ठीक है। तो यहां पर परसीव्ड, परसीव्ड माने होता है महसूस होना, कानों पर महसूस होना। हमारा कान अगर वीक है तो हमें कम महसूस होगा, अगर स्ट्रांग है ज्यादा महसूस होगा। तो अगर कानों पर बदल रही है तो वो डेसिबल ही होगी। फोन होता है जो फिक्स अमाउंट होता है, कि जो कानों पर जिसका कोई इफेक्ट ना हो, एक फिक्स अमाउंट की ही साउंड निकलती है, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती, वो फोन पे मेजर हो जाती है। लेकिन जब वो हमारे कानों पर आती है उसका मेजरमेंट हमेशा डेसिबल पे ही करते हैं। मतलब ह्यूमन क्या महसूस कर रहा है, ह्यूमन साउंड को किस इंटेंसिटी की महसूस कर रहा है, ह्यूमन के
परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब उसको जो महसूस होती है वो हमेशा डेसिबल में होती है। ओके, तो ध्वनि की इकाई, कथित इकाई, चाहे लाउडनेस क्या है चाहे ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल ही टिक करना। 90% डेसिबल सही होती है, बहुत रेयर केस में 10% में फोन सही होती है। तो ये हम आपको एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बता रहे हैं, केवल लूसेंट में लाउडनेस ऑफ साउंड फोन दिया है, बाकी जनरली जब एसटी वगैरह में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा डेसिबल ही सही देखोगे। किसी भी बुक की किसी भी एसटी में ध्वनि की प्रबलता की इकाई और ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल ही टिक होगी। ओके, ये इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। वहां पे ज्यादा ज्ञान, जिसको ज्यादा ज्ञान होगा वो फोन कर देगा, फोन का आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ परसीव्ड लिखा हुआ है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन, जो प्लेन मिरर होता है, बात समझ रहे हो, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो होता है समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन है, क्या है बताइए। समतल दर्पण द्वारा निर्मित परावर्तन, तो समतल दर्पण से जो इमेज बनती है, पहली बात तो इमेज की बात नहीं है, यहां जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, समतल दर्पण का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा है, तो लेटरल इन्वर्जन है। लेटरल इन्वर्जन सब लोग जानते होंगे। लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझते हो, जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है? क्योंकि वहां से जब मिरर में देखो सीधा दिख जाता है। कभी मिरर के आगे खड़े होकर देखना, अपना यल हाथ उठाना तो उसमें दूसरा उठेगा, इसमें दूसरा उठेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, दूसरा दूसरा हाथ उठता है। अगर ऐसे ना चेक कर पाओ तो जा करके कुछ भी लिखा हुआ दिखाना, उसमें उल्टा दिखेगा। इधर से लिखा हुआ दिखाओगे तो उसमें उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो उल्टा लिखने का दिखने का मतलब है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आप घड़ी देखिएगा, आप घड़ी लेके जाइए समतल दर्पण में दिखाइए, उसमें आपको उल्टा दिखेगा, 3 6 6 12 ऐसे करके उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो इससे जब कोई चीज उल्टी दिखे तो उसे बोलते हैं विपरीत व्युत्क्रम, लेटरल इन्वर्जन। इसका सी नंबर आंसर सही है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा फास्ट देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम आपको आंसर भी बता देंगे और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा पार्ट आपको समझाएंगे और थोड़ा पार्ट आपको खुद से ट्राई करना होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये आपके सामने लिखा हुआ है, सबके पास पहुंच चुका था। एक पत्थर 45 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। पानी से पत्थर के टकराने के बाद 3.14 सेकेंड बाद सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल क्या है? तो ध्वनि की चाल क्या है? ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होगी? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 45 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। ये 45 मीटर गहरा कुआं है, मैं कुआं मतलब कैसे, ये 45 मीटर हो गया, पानी हो गया, यहाँ तुम खड़े हो मतलब ये जमीन है, ये कुआं है, कुएं में तुरंत पानी नहीं मिल जाता, नीचे मिलता है। यहाँ तुम खड़े हो गए, एक आदमी खड़ा है, उसने पत्थर को छोड़ा, पत्थर ऐसे नीचे आया, ये पत्थर नीचे आया। अब यहाँ से साउंड डेवलप हुई, साउंड अब ऊपर गई, तो ये साउंड जा रही है, लेकिन ये तो पत्थर डाउन कर रहा है ना। तो यहाँ आपसे कह रहा है, और ये टोटल टाइम जो उसको सुनाई दी, मतलब उसने घड़ी देखी, जब पत्थर छोड़ा तब घड़ी देखी, जब आवाज़ पहुंची तब घड़ी देखी, तो ये जो 3.14 सेकेंड है ना, ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम मतलब पत्थर छोड़े जाने से, जैसे तुमने गिराया 10 बजा था, 10:05 में छपाक की आवाज़ कान में पड़ी, तो 5 मिनट में अब टकराया, टकराया अब नहीं है, सुनाई अब दिया है। टकरा तो पहले गया था, सुनाई अब दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जितनी सेकंड बाद सुनाई देती है, ये जब दिया जाए इसको कैपिटल टी माना करो। उस कैपिटल टी में तुम्हें क्या कर लेना है, 2 भागों में तोड़ लेना है, T1 प्लस T2 में। अब T1 तुम्हारा पत्थर से रिलेटेड है, पत्थर के नीचे आने का, और T2 क्या है, ध्वनि के ऊपर जाने का। ये 3.14 है। अब पत्थर कैसे नीचे आएगा, पत्थर तो u का मान 0 है। पत्थर के लिए तुम्हारा एक फॉर्मूला हमने आपको पाया था, √2h/g मुक्त रूप से गिरती वस्तु के लिए ये लगता है। अब ध्वनि के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल, तो h/v साउंड की वेलोसिटी बराबर 3.14। इसको सॉल्व करो। अब इसको जब सॉल्व करोगे 45 दूनी 90 बटे 10 करोगे 3 आ जाएगा। ये h/v हो गया, ये हो गया 3.14। इसको आगे सॉल्व किया तो h/v बराबर 0.14। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो h/h कितना है, 45, 0.14 है,
तो 45 ये हो गया, v निकालना है तुम्हें 0.14, तो v बराबर उधर जाएगा 45/0.14 करोगे तो लगभग 321 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया 321 मीटर पर सेकेंड। अब ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि अगर हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लें, अगर हम थ्योरेटिकल 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो अगले 10 मिनट में हमको सरल क्वेश्चन 5-6 न्यूमेरिकल ही ट्राई करने हैं। ओके, बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, ये बहुत इजी है। जैसे ये वाला है, ये इसको तुम न्यूमेरिकल लग रहा होगा लेकिन है ये थ्योरेटिकली। अगर आपको ये न्यूमेरिकल लग रहा है लेकिन है ये केवल थ्योरेटिकल, बात समझ लो कैसे, ये आपको दिख रहा होगा। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसमें लिखा है 2 ऑब्जेक्ट है H1 H2 ऊंचाइयों से एक साथ स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े जाते हैं। 2 पिंड है वो H1 H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़े जाते हैं और कह रहा है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए गए समयों का अनुपात बताइए। तो 2 ऑब्जेक्ट थे, ध्यान दीजिए आप लोग, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक H1 ऊंचाई से गिराया गया, एक H2 ऊंचाई से गिराया गया, दोनों के लिए H2 ऊंचाई है। यहाँ U का मान 0 इसके लिए भी है, U का मान 0 इसके लिए भी है। तो अगर कोई भी चीज मुक्त रूप से गिरेगी, मुक्त रूप से गिरने वाले के लिए फॉर्मूला अभी बताया, जो समय लगेगा √2h/g लगेगा। 2 से मतलब नहीं, g से मतलब नहीं, यहाँ t प्रोपोर्शनल टू √h। तो बस समय केवल आ गया t1/t2 बराबर √h1/√h2। ये आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है? 3rd नंबर, इसका आंसर हो गया 3rd। ये केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकेंड है। एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकेंड है और आवृत्ति 30 हर्ट्ज है। समझ लो, ये कैसे करोगे? तरंग की चाल दे रहा है ये 360, वेलोसिटी दे रहा है 360 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी दे रहा है 30 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रहा है 30 हर्ट्ज और 180 अंश के कलांतर पर है। डेल्टा फाई बराबर 180 डिग्री, मतलब इसको आप पाई कह सकते हो। तो कणों के बीच की दूरी, कण के बीच की दूरी चाहिए आपको। तो पथांतर और कलांतर में संबंध, पथांतर और कलांतर में संबंध क्या होता है? डेल्टा फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन होता है कलांतर और पथांतर में संबंध। पथांतर पूछा गया, डेल्टा एक्स पूछा गया है, ठीक है। कलांतर और पथांतर का संबंध होता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पास डिफरेंस। फेज डिफरेंस तुम्हें दिया गया डेल्टा पाई। पहले लैम्डा निकाल लो। लैम्डा कैसे निकल पाएगा? यहाँ से v बराबर होता है f लैम्डा। तो v आपको दे रहा 360 और f लैम्डा निकालो, लैम्डा बराबर 360/f 30। ये आ गया 12 आ गया। लैम्डा बराबर 12 मीटर, ये आ गया। अब वैल्यू पुटअप करें। डेल्टा फाई की जगह पाई रखा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स किया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, डेल्टा एक्स बराबर λ/2 आ गया। लैम्डा तुम्हारी उधर आ चुकी थी 12/2 6 मीटर आंसर। इसका आंसर आया 6 मीटर। 6 मीटर टिक कर लो, सी नंबर आंसर हो गया। 13 का सी नंबर 6 मीटर। ओके, ये आपका 6 मीटर आंसर आ गया। चलिए नोट कर लिया होगा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल से और थोड़ा एसटी जल्दी आ जाएगी, वो एक्चुअली हम बैच पढ़ा रहे थे तो दिमाग से उतर गया। आज साथ में कोई आया नहीं था तो जल्दी आ जाती है एसटी, ठीक है। कल से हम लोग 15 मिनट पहले एसटी दे देंगे, ये 101% फैक्ट है। अब ऐप में एसटी हो रही, देखिए जब हमें यूट्यूब में बुलाना था तो नहीं एसटी दे रहे थे, अब हमें ऐप में करना है। ऐप पे हमको आप चाहे लाइव पढ़ो चाहे बाद में सेव पढ़ लो, ये आपको दिक्कत है, ठीक है।
तो अब आपके पास ST 15 मिनट पहले आ जाएगी, उसका सोल्यूशन ऐप पे रहेगा, आप ऐप पे पढ़ सकते हैं, बात खत्म। ठीक है, ओके। जिस दिन यूट्यूब में डायरेक्ट होगी, ऐप पे नहीं होगी, उस दिन ST आपको नहीं मिलेगी, वो आपको डायरेक्ट देखनी होगी। ओके, कुछ ST हम डायरेक्ट यूट्यूब पे भी कराएंगे, इसलिए उस दिन आपको ST नहीं मिलेगी, जिस दिन ऐप पर होगी ST आपको पहुँच जाएगी। ओके, तुरंत। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा 0.1 है। इंग्लिश में थोड़ा सा उधर हम बता दे रहे हैं, द मास ऑफ 200 ग्राम, यहाँ हम लिख दे रहे हैं मास। देख लीजिए मास, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा। देखो इंग्लिश वाला मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें हिंदी का वाला पार्ट तो आपके सामने है, और इंग्लिश में आपको पास लिखा हुआ है, हम यहाँ पे खुद से लिख दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मास दे रहा, मास इज 200 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट इज 0.1। अब इसमें यूनिट नहीं दिया, आपसे कह रहा है हीट कैपेसिटी बताओ, हीट कैपेसिटी बताओ। अब उसने यूनिट नहीं दिया है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, हीट कैपेसिटी C होती है, C बराबर होता है MS। M कितना है 200 ग्राम। और जब वो यूनिट ना दे, जब वो ना दे, उसने साफ साफ दिया विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आगे दिया गया, तो आप लिखोगे 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम से ग्राम कट गया, आपने सॉल्व किया तो ये हो गया 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ए नंबर आंसर। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। आज देखिए मैंने न्यूमेरिकल का समावेश किया है, लेकिन बहुत कठिन नहीं किया है, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको वहाँ ट्राई भी करने हैं। बहुत कठिन न्यूमेरिकल अगर होंगे तो फिर आप वहाँ पर दिक्कत में फंसेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, ये आपके अपने विवेक पे आधारित रहेगा कि आपको कौन सा कितना कैलकुलेशन बेस्ड है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे फिर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, हम लिख दे रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ, ये आपके सामने हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में लिख दे रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी दिया गया है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर दिया गया है कितना 98.4 दिया गया है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैल्यू इन सेल्सियस, इसकी वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस पता करनी है। आप कैसे पता करोगे, रिलेशन याद होगा C/5 बराबर F-32/9। तो हमने आपको जो दो पार्ट में ब्रेक करने को कहा था 10 मिनट और 10 मिनट। तो 10 मिनट में पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन सारे हो जाएं। थ्योरी क्वेश्चन मतलब कि आपको इस 10 मिनट में हम ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन रीड कर लेने हैं, प्लस कम से कम 10 क्वेश्चन जो थ्योरी वाले हैं वो सॉल्व भी हो जाएं। अगर हम बहुत फास्ट पढ़ेंगे तो हमें केवल 10 क्वेश्चन थ्योरी वाले निकालने, थ्योरी वाले क्वेश्चन निकालने। पहले 10 मिनट में मेरा टारगेट केवल रीड करना है। रीड करने में ही हम कर सकते हैं। जैसे आज संवेग कैसी राशि सदिश पढ़ लिया तो कर लिया, पढ़ ही नहीं पाए तो गलत होगा। अगर संवेग कैसी राशि है, संवेग सदिश राशि है, ये क्वेश्चन हमने रीड कर लिया तो हो जाएगा। तो पहले 10 मिनट में हमारा रीडिंग ही टारगेट है, पूरे 25 क्वेश्चन को रीड करना। और रीड करते हुए क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, वो कम से कम होंगे 7 से 8। 7 क्वेश्चन ऐसे मिनिमम होंगे जो तुम्हें रीड करके आ जाएंगे। ठीक, अब अगले 10 मिनट में इस टाइप के न्यूमेरिकल लगा देने। ऐसे न्यूमेरिकल भी कम से कम 7 आते हैं। 14 क्वेश्चन हमारे हो गए, 7 + 7 क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे आते हैं न्यूमेरिकल वाले, 7 वो और 7 थ्योरेटिकल, 14 क्वेश्चन हो गए। बस बात करें जय श्री राम। ठीक, चलो C/5 बराबर F-32/9। C/5 करो, C/5 तो मतलब नहीं, C निकालना है तो आपका 5/9 F-32। F कितना है 98.4 - 32, 66.4 × 5/9। 5 से गुणा किया तुमने, 5 चौको 20, 0 2 हासिल, 5 छक्का 30, 2 32, 5 बीच 2 हासिल, 5 2 32, 5 छक्का 30 3 33, 33/9, 9 त्रिक 27। ठीक है, लगभग देखो 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 27 6 बचा, 100 7 9 63, लगभग 36 दशमलव समथिंग करके आ रहा है, 37 आंसर। बात खत्म। ये होता है
37 डिग्री, 36 समथिंग करके आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 98.4 है, इसलिए तुम्हारा पूरा आया नहीं। अगर ये 90 एक्चुअल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका इक्वल पूरा 37 डिग्री सेल्सियस ये कन्फर्म आता है। तो याद कर लो, सेल्सियस में 37 होता है और ये एक्चुअल मान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ 98.4 दिया था तो 36 समथिंग करके आएगा, 36.9 जिसको 37 लिखा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 4 की जगह 6 होता तो 37 बिल्कुल करेक्ट आता, ये ध्यान रखना है। लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, याद होता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है आपके और आपके पास में पहुंच भी चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 0.2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्ट में है, रेस्ट में है, पहली बार रेस्ट में है तो U0 और m बराबर 0.2 kg, ये भी कहा गया 0.2 kg, ये m का मान हो गया। पिंड को 5 सेकेंड मतलब टाइम दिया गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी कर देनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हमको u से v कर देना, टाइम दिया तो a निकल के आएगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी। 10 माइनस 0/5, a का मान आया 2, a का मान आ गया है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे कह रहा बल बताओ, F बराबर ma अप्लाई कर लेना, मैं बात करता हूँ 0.2 × 2। अब इससे सरल क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये ध्यान देना, 0.2 × 2 0.4 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो सिंपल होंगे, न्यूमेरिकल होंगे लेकिन सिंपल होंगे। ये नेक्स्ट 10 मिनट में हमें, नेक्स्ट 10 मिनट वाले जो क्वेश्चन है, ये अगले 10 मिनट वाले हैं। पहले 10 मिनट तो रीड करके केवल थ्योरेटिकल करने, जरा सा भी न्यूमेरिकल हो तो बाद ही में ही ट्राई करो, कुछ तो इसमें सॉल्व करना ही पड़ा। तो अगले 10 मिनट के लिए इन क्वेश्चनों को साइड में नोट कर लो, अगले 10 मिनट पहले ये ट्राई कर दो, बस बात खत्म। इसका आंसर है 0.4 न्यूटन, 4th नंबर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बार बार समझा रहा हूँ, कैटेगरी बता रहा हूँ कौन किस चक्कर में किस जगह आएगा। जैसे ये फर्स्ट 10 मिनट में लगेगा, अगर आप रीड करने के ऊपर बेस्ड है, अगर आप रीड करने के ऊपर बेस्ड है, बात समझ रहे हैं, अगर आप रीड करने पर बेस्ड है, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, रीड करने वाला पार्ट था फर्स्ट 10 मिनट जो रीड करने वाला पार्ट है, 25 क्वेश्चन को रीड करने का फॉर्म है, उसमें यह वाला क्वेश्चन होगा, देखते सॉल्व होगा। तो ये पहले 10 मिनट में सॉल्व किया जाएगा, फर्स्ट 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं बार बार समझा रहा हूँ, अब हम इसको पढ़ते टिक कर देंगे। क्रिकेट पिच पर चलाए जाने वाले रोलर को धकेलने या खींचने किसमें अधिक बल लगेगा? तो रोलर जो होता है, यहाँ दिमाग लगाओ, रोल माने पहिए वाला है। इटैच सूटकेस होता है, सूटकेस में पहिए लगे रहते हैं। बताओ, सूटकेस तुम धक्का देते हो कि खींचते हो? कहीं पे भी जाते हो तो सूटकेस का डंडा उठाया, पीछे से ऐसे खींच के लाते हैं। सूटकेस को हम खींच के लाते हैं, आगे रख के कभी धक्का नहीं देते। तो जहां पर भी सूटकेस को खींचते हैं, क्योंकि खींचने में कम बल लगेगा। रोलर देखो, रोलर का डंडा पकड़ के अपनी ओर लाते हैं। वॉशिंग मशीन खिसकाना होता है तो ऐसे करके खिसकाते हैं, कभी धक्का नहीं देते रोलर में, खींचते हैं। खींचने में लेस फोर्स होता है, तो रोलर वाला जो चीज़ है वो खींचा जाता है। तो लिखेंगे किसमें अधिक बल लगेगा, तो खींचने में कम बल लगेगा। अब आपसे इसने ये पूछा चलाए जाने वाले को धकेलने या खींचने किसमें अधिक बल लगेगा, तो खींचने में कम बल और धक्का देने में अधिक बल। बस ये ध्यान देना, हम खींचते हैं कम बल के लिए लेकिन धक्का देने के लिए अधिक बल। और इसने पूछा है कि धकेलने या खींचने अधिक बल के लिए आपको फिर धक्का देना पड़ेगा। धकेलने में अधिक बल लगेगा, पुश करने में ज्यादा बल लगेगा। इसका आंसर ए नंबर हुआ। खींचने में कम बल लगता है, धक्का देने में अधिक बल लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए नंबर। ये लोग जल्दी गलत कर देते हैं, उनको लगता है खींचने में, तो खींचने में कम बल है और धक्का देने में अधिक बल है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? पृथ्वी तल से 135 मीटर की ऊंचाई पर, इसमें एक चीज ध्यान देना, बस
अब पृथ्वी तल से क्या है, सॉल्व करते हैं हम। सब लोग पढ़ चुके होंगे, सब लोग आप पीडीएफ में पढ़ लीजिए, कॉपी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। अब हम बता रहे हैं पृथ्वी तल से, ये यहां से देख लो, ये है पृथ्वी तल से, ये हो गया, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी तल की बात आ रही, पृथ्वी तल से, सॉरी हम बात कर रहे हैं इसको, जब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी तल से 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारे की टोकरी से एक पत्थर गिराया जाता है। अब पहले पृथ्वी तल से 135 मीटर की ऊंचाई देखो, ये हो गया, ये पूरी 135 मीटर की ऊंचाई है, ये गुब्बारा कोई उसमें इससे एक तुमने पत्थर गिरा दिया, पत्थर को गिराया जब 135 मीटर की ऊंचाई पर। अब गुब्बारे में पत्थर कैसे आया, जो पता चला जमीन से, ऐसे देख लो, यहाँ से ये गुब्बारा लगातार ऊपर उठ रहा था, इसमें तुम बैठे हो, पत्थर रखे, कुछ भी हवा में ऊपर उठता, हवा वाला गुब्बारा नहीं होता जो पैरासूट टाइप, वो ऊपर जा रहा था। अब ऊपर जा रहा है तो मान लिया तुमने ये यू वेग से जा रहा है, जो 5.4 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराता है, ये आगे टकराया 5.4 सेकंड बाद। अब 5.4 सेकंड बाद टकराया, गुब्बारा किस वेग से ऊपर जा रहा है, यू क्वेश्चन मार्क। अब हम आपको बताएं, जब हम बस में बैठे होते हैं, बस में तुम बैठे होते हो तो जो बस की वेलोसिटी होती है वही अंदर के आदमी की वेलोसिटी भी वही मानते हैं। वैसे अगर ये यू वेग से जा रहा है तो जब तुमने इसको छोड़ा तो u बराबर 0 नहीं लिया जाएगा। आप u बराबर 0 लेते हो, बस वही गलती करते हो, u बराबर 0 नहीं लिया जाएगा। जब ये इससे अलग होगा, जब ये इससे क्या होगा, अलग होगा, तो u 0 नहीं लोगे। लोगे क्या, जरा देखो, u 0 नहीं लोगे। अब इसको लोगे क्या, ये आप देखिए, जब ये इससे अलग होगा पत्थर, तो पत्थर में भी u वेग होगा, वो भी ऊपर जाने वाला, क्योंकि जो ये करेगा वही ये करना चाहेगा, संगत का असर। अब हमको, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचेगी, तो होगा क्या, इस u को ऊपर की दिशा में, लेकिन जब इसको नीचे मानोगे तो -u लेना पड़ेगा तुम्हें। अब -u लेना है, h पता ही है आपको, अब अप्लाई कर लो, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे का फॉर्म है। u की जगह तुम्हें बस -u ले लेना, बस बात खत्म। t की जगह 5.4 रख लेना, हाफ g का मान 9.8 और गुणे 5.4 का होल स्क्वायर, और h हो गया 135 माइनस का 5.4u प्लस, इसको तुम सॉल्व करना, ये पूरा सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये तुम्हारा आएगा, इसको तुम जिससे भी सॉल्व 5.4 का होल स्क्वायर से सॉल्व करोगे, ये 145.8 आएगा, ये हम बता दें। माइनस का 5.4u, हमें तो रटा है, लेकिन आपको क्या है, आप इसको सॉल्व करोगे 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कैलकुलेशन कितनी तेज है तुम्हारे अंदर। तो देखो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, एयरफोर्स में अगर ये आता है, अब आप ट्राई करो, आगे जाके कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ रही है तो कभी भी फर्स्ट 10 मिनट में मत करो, नेक्स्ट 10 मिनट में अगर आपको इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन दिख रहे हो तो पहले वो कर लेना, इसको स्किप कर लेना, इसको मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर स्किप कर देना, जब कोई करने को ना बचे तो करना। अगर आपको तभी 6-7 न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा सरल वाले हैं जिनमें कैलकुलेशन कम है तो वो ज़्यादा ट्राई करिएगा, इसको स्किप करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। एक लड़का ऊंची इमारत की छत से गेंद छोड़ता है, एक लड़का ऊंची इमारत की छत से गेंद छोड़ता है, छत से 12 मीटर नीचे 2 मीटर ऊंची खिड़की को पार करने में गेंद को कितना समय लगेगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, मुझे देखते हैं कि एक लड़का ऊंची इमारत की छत से गेंद छोड़ता है। ये इमारत है, आप लोग कह रहे थे ना सर जी बहुत सरल स्टिकर आ रहे हैं, आप अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तब आपको वही क्वेश्चन ही बचाएंगे जो आप अभी तक कर रहे थे, इसलिए वो गलत कभी ना हो। ये इमारत है, अब छत से 12 मीटर नीचे आ जाओ, ये हमने आपको 2 मीटर ऊंची खिड़की, ऐसा क्वेश्चन हमने ऐप में करवाया था, ऐसा क्वेश्चन हमने ऐप में करवाया था। जिन्होंने ऐप में हमारी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, फुल सिलेबस का बैच लिया था, वो कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं लिए फुल सिलेबस बैच 699 कुछ नहीं होता बेटा, 500 रुपये की एक टी शर्ट लाते हो, ये बात ध्यान रखो, 500 रुपये की एक टी शर्ट लगाते हो, हफ्ते भर बाद पोछा बन जाती है, ठीक है, यह खो जाती है, दोस्त मार के ले जाता है। 699 का फुल सिलेबस बैच है, एक बार ले लीजिए, उसमें पूरा हम कम से कम करा रहे हैं, पेपर तक मैक्सिमम से मैक्सिमम करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट यहाँ से एसटी पढ़ लोगे, सिलेक्ट होके चले जाओगे। पैसे का बहुत कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई प्रभावित ना हो। और अगर तुम एक बार भी वैकेंसी में लेट हो गए
आप हम कह रहे हैं अगली बार सिलेक्ट हुआ, इस बार रह गए, तो साल भर का अंतर पड़ गया, तो एक महीने की सैलरी 30,000 रुपये है। एक महीने की सैलरी 30,000 रुपये और साल भर का अंतर मतलब 3,60,000 रुपये हो जाएगा। फिर तुम्हें ये 699 बहुत खलेंगे। अभी फुल सिलेबस और एसटी ले लो, अपनी स्टडी को मेंटेन रखो। 2 मीटर ऊंची खिड़की, 12 मीटर नीचे, यू का मान 0। आपको केवल खिड़की को पार करने का लगा समय बताना है, ये समय बताना है। आपको केवल ये एक्स्ट्रा 2 मीटर बताना है, लेकिन ये 2 मीटर बीच का समय है। बीच का समय कभी डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, तो आप करोगे क्या? ये जो फॉर्मूला होता है T बराबर √2h/g, इसके लिए आपको सॉल्व करना है ना। लेकिन इसमें ये जो h होती है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ली जाती है। तो 2 मीटर वाला पार करने के लिए 12 मीटर h1 बना लो और h2 बना लो, ये h2 बना लो 12 + 2 14 मीटर। अब सॉल्व कर लो कि 2 मीटर खिड़की का जो समय है, 2 मीटर खिड़की की जो टाइमिंग है वो लिखोगे 14 मीटर की टाइमिंग माइनस 12 मीटर की टाइमिंग। अब ये जो टाइमिंग है ये सब u बराबर 0 से है, u बराबर 0 से है, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है T बराबर √2h/g। अब अप्लाई कर लो। इसके लिए आप लिखो √2 × 14/10, इसके लिए लिखो √2 × 12/10। ये आपका आ गया √2.8 और ये आ गया √2.4। अब फंस गए हम। अब फंस क्या गए? एक्चुअल में अगर यहाँ डिजिट, यहाँ हमने आपको दिया कठिन डिजिट, वहाँ आपको मेथड नोट हो सकता है सरल डिजिट हो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर यही आया केवल बात। अब यहाँ फंस गया, √2.8 √2.4 आंसर निकालो, सब लगभग 80 पास है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 0.10 सेकेंड, लगभग 0.10 सेकेंड आएगा। सबसे कम वैल्यू टिक करो, क्योंकि बस ये बात, अगर इसमें अंधी भी लगाना हो तो 0.10 टिक किया जाएगा इसका आंसर, मिनिमम से मिनिमम। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अगला। देखिए न्यूमेरिकल वाले में क्या होता है, हमें कभी कभी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हमें जब तक उसका सही एग्जैक्ट आंसर नहीं लगाएंगे हमें दिक्कत हो जाएगी। हम इसीलिए बोल रहे हैं इसको ध्यान से करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अब ये वाला क्वेश्चन, अब जैसे वो दो स्किप करके इसको कर सकते थे हम, बीच के 2 क्वेश्चन इक्वेशन और मोशन के अगर ज़्यादा टफ लग रहे हैं, इक्वेशन फंस रही है, तो हम आगे ये कर सकते हैं। एक वायुयान पूर्व की ओर 600 किलोमीटर की घंटे के वेग से जा रहा है। बहुत सरल क्वेश्चन है। वेक्टर प्रैक्टिस, वेक्टर वाली क्लास जो हमने कराई थी, ऐप पर जाकर एक बार देख लेना, वहाँ पे ये क्वेश्चन कराया था। एक वायुयान पूर्व की ओर जा रहा है 600 किलोमीटर पर आवर के वेग से। और एक बार मैं बता दूं एसटी वालों को, जब मैं यूट्यूब में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आए, यूट्यूब वाले जितने लड़के हैं, जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, डिफेंस फिजिक्स वरुण सर, जो एसटी जो आपके ऐप का नेम है वही हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है, डिफेंस फिजिक्स वरुण सर, उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि अब उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज हम चालू करेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा, लेकिन वो रोज नहीं होगा। जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा, सिलेबस में वो चैप्टर खत्म होगा, उसकी प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब में प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे अब ग्रेविटेशन और एसएचएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, वहाँ से पढ़ लो, तो जब कभी ग्रेविटेशन और एसएचएम के क्वेश्चन आपके एसटी में आएंगे तो आप कर पाओगे। तो उस नोटिफिकेशन को आपको लाइव ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइव नहीं पढ़ेंगे तो वो क्लास प्राइवेट हो जाएगी। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको लाइव जुड़ना है, ठीक। उसके बाद क्योंकि वो ऐप पे ही शो करेगी, फिर आपको यूट्यूब पे शो नहीं करेगी। ओके, चलिए। एक वायुयान पूर्व की ओर 600 किलोमीटर पर आवर के वेग से जा रहा है। यदि तेज वायु दक्षिण से उत्तर की ओर 250 किलोमीटर वेग से चले, कैसे करना है? वो किधर जा रहा है? पूर्व की ओर। ये है पूर्व, ईस्ट। कितने से? 600 किलोमीटर पर आवर से एरोप्लेन जा रहा है। अब दक्षिण से उत्तर, मतलब ये हवा चल रही इधर, दक्षिण से उत्तर, सॉरी, दक्षिण से उत्तर का मतलब ऐसे, दक्षिण से उत्तर, ये हो गया। साउथ टू नॉर्थ चल रही है, कितने से? 250 किलोमीटर पर आवर से। अब इसका रिजल्टेंट, तो ये 2 वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट के बीच से जाएगा ऐसे। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे? अब इसका ये आंसर कैसे निकलेगा? तो ये आपका रिजल्टेंट जो आएगा, परिणामी, डेल्टा वी कह लो या उसको आर कह दो, उसी को परिणामी बोलते हैं, वो आपका आ रहा है √ इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया, बस सॉल्व कर दिया, V1² + V2², क्योंकि 90 का अंतर। तो ये आपका हो जाएगा 600 का होल स्क्वायर + 250 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, 6 रंग 36, 6 रंग 36, 2 और 2, 2 0 है ना, 2 और 2 4 हो जाएंगे, प्लस 250, 250 का मतलब पहले 2 0 हो गए, 2 1 0 2 0, और 625 का स्क्वायर 625।
ये आ जाएगा 625 का होल स्क्वायर 625 हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ लो, ये डबल जीरो हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, 6 6 12 हो गया, 6 6 12, 3 1 4, 42 25 है। अब 42 25 का आंसर क्या आएगा बताइए भाई। जीरो का आंसर तो 1 जीरो का, 25 का 5 निकल के आएगा, कोई है? अब 5 देखो इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। अब अगर आप देखो 6 संग 36, 36 से ज़्यादा ही है तो फिर 850 होगा, 88 64, लगभग ये तुम्हारा जाके इसी के अकॉर्डिंग आएगा। 850 का होल स्क्वायर करके देख लो, ज़्यादा हो तो 850 85 गुणे 85 कर सकते हो। ठीक है, ये आप इसको करके देख लीजिएगा कि किसका आंसर ये बन रहा है। ये आपको अंडर रूट तुम्हें निकालना है। ठीक है, 42 25 डबल जीरो का होल स्क्वायर, ये सब आंसर आपको फॉर्म इसको टिक करना है कि ये किसका आंसर आएगा। 5 वाले का आंसर आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। 42 25 करके देखना है, सिंपल सा लॉजिक है यार। 42 25 का करने का मतलब भी यही है। आप कैसे कर सकते हो बताओ? जैसे 85 वाला है, 85 का गुणा आप खुद जानते हैं कैसे करना है। ठीक है, 55 25 88 64, 8 5 40 19 80, ये 850 नहीं, इसके जो इसका आंसर मैच कर रहा हो। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 7 6 से करोगे, 6 6 36, तो बस 6 वाला आंसर होगा 650। ओके, इस तरीके से करके आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट, दी गई राशियों में अदिश राशि कौन सी है? अदिश देखना, स्केलर देखनी है। ठीक है, स्केलर कौन सी होगी? देखो एक बार बताएं बेटा, रूट अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो मतलब मैथ के टीचर की दिक्कत है। ये फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आ गया तो फिजिक्स का टीचर बढ़िया है। अगर आप मैथ मान लीजिए जैसे अभी हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, मान लो हमको लग रहा है क्या आंसर आएगा, तो हम अब फिजिक्स पढ़ाते कॉन्सेप्ट में खत्म कर दिया। लेकिन अगर आपको भी यही दिक्कत है, मतलब कि आप फिर गलत पढ़ रहे हैं। और खासकर अर्थमेटिक का टीचर वो बेकार है, जिसको कि यहाँ पे तो अर्थमेटिक का ना मतलब टेक वाले टीचर सब अच्छे हैं। हमारे साथ जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, और चाहे आप काकादेव में पढ़ रहे हो, काकादेव में भी हमारे साथ बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, वो सब अच्छे हैं। लेकिन नॉन टेक वाले, मतलब कहने का मतलब आपकी अगर ये रूट नहीं निकाल पा रहे हो आप जल्दी, हम तो नहीं निकाल पा रहे, हमारे चक्कर में ना पढ़ो, तुम्हें तुरंत आना चाहिए। ना आ पा रहे हो तो तुरंत अर्थमेटिक के टीचर चेंज करिए आप। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दी गई राशियों में अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी होगी? स्केलर क्वांटिटी के लिए आपने देखा तो ये तो आपका हो गया कौन सा? वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर हो गया, फोर्स भी वेक्टर हो गया, विद्युत धारा, बस यही आंसर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो स्केलर होती है, ये भी आपकी वेक्टर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब इसका कोटिमान की बात आ रही, कोटिमान वाला, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कोटिमान मतलब जो 10 की पावर में कन्वर्ट करना होता है तो पहले तो ऐसे काट दो। क्यों? क्योंकि जो 10 की पावर में होता है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू वाला नहीं होता है। रूल क्या पढ़ाया था हमने? 3.16 से के इक्वल है या ज्यादा है तो 10 की पावर +1 होगी, लेकिन कम होने पर जो था वही रहेगा, मतलब जो सेम रहेगा, 10 की पावर जो थी वही रहेगी। अब 31.6 है, पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। कुछ लोग को ऐसे देख लें कि 3.16 से ज़्यादा है, वो लोग पहली बात तो वो आंसर गलत करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं 1 डिजिट तक, ये इधर आएगा तो 3.16 इंटू 10⁵ आप कंपेयर करो, ये 3.16 है, अब 3.16 है तो आपको क्या कर देना है? 5 + 1 10⁶, फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये ज़्यादा था तो +1 हुआ है। 3.16 या ज़्यादा, इक्वल हो या ज़्यादा हो तो +1 कर देते हैं, मतलब जो था पावर में और +1 कर देंगे जो थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी परमाणु का औसत द्रव्यमान, एवरेज मास दिया गया आपके सामने। देखिए एवरेज मास, एवरेज मास कितना दिया गया है? एवरेज मास दिया गया 10⁻⁻24 ग्राम। 1 ग्राम में मतलब टोटल कितना दिया गया? 1 ग्राम। 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम, तो पहले नंबर ऑफ एटम निकालिए जरा। तो टोटल मास 1 ग्राम में, उसमें 10⁻⁻24 से डिवाइड किया तो 10⁻24 आ गया। अब ये वैल्यू ही 10⁻24 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेक करोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो लिखोगे 1 × 10⁻24। 1 जो है 3.16 से कम है, तो आपकी जो पावर थी वही कोटिमान बन जाएगी। ये आपका आंसर होगा 10⁻24।
इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 10 की घात 24। ठीक है, जल्दी देखते हैं, टाइम अप हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ऐप में आप, यह ऐप में स्टोर है बेटा, धीरे धीरे पॉज कर करके आराम से देखते रहना, रात भर देखना, कुछ और ना देखना, केवल यही देखना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए क्या करा, 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होंगे। अगर आप एक बार देखिए, हम आपको एक बार ध्यान दें, अगर बीच में कुछ कठिन न्यूमेरिकल थे, अगर आप उसको पेपर में लगाने लगे तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में छूट जाएंगे। एसटी हमने इस तरीके से करी, पहले सरल, बीच में कठिन, फिर कठिन। आपको थोड़ा भी कठिन लग रहा है आगे बढ़िए, क्योंकि लास्ट में हो सकता है बहुत सरल क्वेश्चन दिए हो, लेकिन अगर आपका टाइम अप हो गया तो वो क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए हमको 1 से 25 तक पहले पढ़ना जरूर है क्वेश्चंस को। हम एक भी पहले सॉल्व नहीं करने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, 10 मिनट में मुझे रीड करना है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड, नैनो का मतलब ही होता है 10 की घात -9, जहां नैनो लिखा हो बस 10 की घात -9 सेकेंड, बस आंसर। नैनो मतलब 10 की घात -9 सेकेंड हो गया आंसर। ठीक है, ये हमने आपको मेजरमेंट में सारी पार्ट पढ़ाया था कि कौन सी चीज़ें किसके बराबर होती हैं। 1 नैनो सेकेंड में 10 की घात -9 सेकेंड होगा ये आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक दिन 100 दिवस मानक सेकेंड, एक मानक सेकेंड जो होता है, मतलब एक मानक सेकेंड मतलब वही होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या है, तो 1 सेकेंड 1/86,400वां भाग होता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक दिन बराबर होता है 86,400 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, एक दिन का 86,400वां भाग ऑफ 1 डे। एक दिन का 1/86,400वां भाग होगा। 100 दिन, दिन लिखा, दिन का भाग पूछा गया है। 16 डे, 16 का 1/86,400, याद रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 1/86,400। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बस आपको टारगेट क्या रखना है, टिप्स बस ये है कि पार्ट को 2 पार्ट में ब्रेक करो। 25 मिनट को पहले भूल जाओ कि पेपर 25 मिनट का, पहले आप ये याद रखिए कि पेपर 20 मिनट का है, 5 मिनट तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि हमको 10 मिनट और 10 मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले 10 मिनट में केवल रीड करना है और रीड करते हुए क्वेश्चन कर देने हैं, तो ये लास्ट में नहीं छूटेंगे, शुरू के भी हो जाएंगे, या बीच में शुरू वाले क्वेश्चन बीच में घुसे हैं, पहला ही अब पता चला पहला दूसरा न्यूमेरिकल कठिन है, उसको सॉल्व करने लगे कि अभी तो यार 25 मिनट बचे हैं, तो 8 मिनट खत्म कर देगा पहले 2 क्वेश्चन, फिर तुम्हारे 8 क्वेश्चन छूटेंगे। तो याद रखना है कि हमको किस तरीके सॉल्व करना है, ये मैं आपको बार बार एसटी में बताता चलूँगा। ठीक है, तो आज की एसटी आपकी पूरी ऐप पे सेव है, आप बढ़िया अच्छे से देखते रहिएगा, बार बार देखिएगा। एक कॉपी बना लीजिए, क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लीजिए, पेपर तक बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा आपका, एक बार उनको रिवाइज करके जाना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।